हेलो फ्रेंड्स, लिटरेचर ट्रेजर में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्ले जिसका नाम है रिचर्ड द सेकंड, जिसे लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर, जिनका जन्म हुआ था 1564 और डेथ हुई थी 1660 में। He was an English playwright, poet, and actor. He is widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's preeminent dramatist. शेक्सपियर इंग्लिश के प्ले राइट, पोइट और एक्टर थे और वो जाने जाते थे इंग्लिश के ग्रेटेस्ट राइटर के तरह से। वो बिलोंग करते थे एलिजाबेथन पीरियड से और साथ ही साथ जेकोबन पीरियड को भी अपने वर्क से डोमिनेट किया था। उन्हें नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड का पद मिला था और बार्ड ऑफ एवन और सिंपली द बार्ड कहकर भी उन्हें सम्मानित किया गया था। इन्होंने 39 प्लेस लिखे थे और 154 सोनेट्स लिखे थे। His play have been translated into every major living language and are performed more often than those of any other playwright. Shakespeare remained arguably the most influential writer in the English language, and his work continue to be studied and reinterpreted. तो ये हमें तो पता ही है कि शेक्सपियर अपने प्लेस और सोनेट के लिए जाने जाते हैं। उनके जो वर्क हैं वो बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए हैं और आज भी उनके वर्क को उतने ही सराहा और पसंद किया जाता है। बेन जॉनसन ने अपने एक पोएट में उनकी मृत्यु के बाद एक पोएम लिखा था जिसका टाइटल था टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवर्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर, जिसे पब्लिश किया गया था 1623 में, जिसमें उन्होंने शेक्सपियर को स्वीट सॉन ऑफ एवन कहा था और उन्हें ये भी कहा था कि ही इज़ नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम, और ये कहकर उनके वर्क को शेक्सपियर को सेलिब्रेट किया था। हम इस प्ले के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इस प्ले का पूरा टाइटल है द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग रिचर्ड द सेकेंड 50, जिसे पब्लिश किया था 1595 में, जिसे हम ओचो रिचर्ड द सेकेंड कहते हैं, और द ट्रेजेडी of King Richard II. It is Shakespearean history, play about a lifetime and reign of King Richard II of the England. ये जो ड्रामा है, जो प्ले है, वो किंग द रिचार्ड के लाइफ के आखिरी 2 साल को कैप्चर करती है। ये कहानी बताती है कि कैसे रिचर्ड अपने थ्रोन पर आए और कैसे उनका डाउनफॉल हुआ। साथ साथ में ही ये कहानी बताती है किंग हेनरी द फोर्थ के राइज के बारे में। तो चलिए हम थोड़ा सा हमारे कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं ताकि हमें ये कहानी को, ये प्ले को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट जो है रिचर्ड द सेकंड। याद रखिए कि रिचर्ड द सेकंड जब सिर्फ 10 साल के थे तभी उन्हें ये थ्रोन मिल गया था। He inherited his crown from Edward III, his grandfather, and he is John of Gaunt's nephew and Henry Bolingbroke's cousin. इन्हें 10 साल की उम्र में ही क्राउन मिल गया था और इसलिए वो बहुत ही यंग थे। सभी उनके पास आसपास होने वाले लोग उन्हें सिर्फ इम्प्रेस करना चाहते थे, उनके गुड बुक में रहना चाहते थे और वो बहुत ही निग्लेक्टिव और इरिस्पॉन्सिबल किंग थे। He heavily taxes the country and spent previously apparently spending more in peacetime and other kings might during the war. तो उनका दो ही एजेंडा था, शांति से एंजॉय करो, पार्टीज करो, और अगर उसके बाद कुछ करना हो तो जाओ वॉर में इन्वॉल्व हो जाओ, वॉर करो, दूसरे कंट्री को हराओ, जीत लो, उन्हें कब्जा कर लो। King's power to King's power to rule comes by divine right, and he constantly tells himself that he will not lose his crown since God is on his side. तो क्या हुआ, ही स्ट्रांगली बिलीव कि कैसे हमें पता है कि चर्च कहती थी कि किंग का जो राइट है, किंग को जो पावर मिलता है, जो थ्रोन मिलता है, वो डिवाइन राइट है, डिवाइन की तरफ से मिलता है। दे आर द चोजन वन। इसलिए ही वो खुद को यही कहते थे, वो यही बिलीव करते थे कि आई एम नॉट गोइंग टू लूज माई क्राउन नो मैटर व्हाट आई डू। और इसी इसी एटीट्यूड में इन्होंने अपना क्राउन को लूज कर दिया।
अब आगे बढ़ते हैं किंग हेनरी द फोर्थ के बारे में, जिनका नाम था हेनरी बोलिंगब्रुक। While Richard II is story of Richard's downfall, it also the story of Henry Bolingbroke's rise to the throne as Henry the Fourth. अब इस साथ साथ में स्टोरी हमें बताती है कि रिचर्ड का डाउनफॉल कैसे हुआ और हेनरी थ्रोन पे कैसे आए। हेनरी इज रिचर्ड्स cousin and son of John of Gaunt. From the very start of the play, Henry make it clear that he willing to die for his honor, as opposed to Richard, who is eloquent speaker. Henry is a man of action, and throughout the play he suggests that subjects have the power to make demand on their ruler if the ruler are not properly serving to the people and the nation. वो बिलीव करते थे कि भले ही आपके पास किंग का मतलब डिवाइन राइट हो, डिवाइन चोजन हो आप, लेकिन अगर आप अपने काम नहीं किया, नेशन को अच्छे से सर्व नहीं किया, तो आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आप पे क्वेश्चन कर सकते हैं। हेनरी इज एक्सट्रीमली पॉपुलर विद कॉमन पीपल एंड हिज ट्रांजिशन टू पावर गोस वेरी स्मूथली, जिससे वो किंग द फोर्थ, हेनरी द किंग फोर्थ बनने में उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। कुछ लोगों ने अपोज़ ज़रूर किया था, लेकिन लेकिन क्या हुआ कि हेनरी के पास पॉपुलैरिटी थी, सेना थे, तो उनको सप्रेस करने में वॉइस को सप्रेस करने में उन्हें टाइम नहीं लगा, और ये ऑल्सो बिकम द हेनरी द फोर्थ का पार्ट 1। Once grounded, Henry saw mercy predominate a few men who stood against him because of their honor, but he also hinted the servant that Richard should be executed. तो क्या हुआ, बहुत लोगों के खिलाफ खड़े हुए क्योंकि हेनरी राजा के बेटे नहीं थे, तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये उनका फिलोसफी था, ये नोशन चलता था। लेकिन जब हेनरी आगे बढ़े किंग के पदवी के लिए, थ्रोन के लिए, तो कुछ लोग खड़े हुए, लेकिन हेनरी ने उन्हें माफ़ कर दिया, ये कहकर कि आप में ऑनर है, आप अपने ऑनर के लिए खड़े हुए, जो मुझे पसंद आया, और उसने माफ़ी दे दी। हम आगे एक अगला कैरेक्टर जानते हैं, जॉन ऑफ गॉन्ट, डूक ऑफ लेंकास्टर। लेंकास्टर John of Gaunt is Richard's uncle and Henry's father. He at first refused to comfort Richard for Gloucester murder or any other matter on the religious ground, since going against Richard would mean going against God, which is blasphemous. Blasphemous क्या होता है दोस्तों? अगर आप कोई रिलीजियस खिलाफ जाओ, कोई काम करो, कुछ बोलो, तो उस क्राइम को ब्लास्फेमस कहते हैं। तो क्या होता है कि हेनरी को पनिशमेंट मिलती है, उन्हें एक्साइल कर दिया जाता है। On his deathbed, he speaks openly and honestly with the Richard, criticized the king for laying out loyal land and deciding that Richard is no longer above the law as a king. तो वो पूरी लाइफ रिचर्ड के खिलाफ कभी नहीं बोले, वो किंग थे इसलिए उन्हें पता था किंग क्या कर रहे हैं, किन की मर्डर की, वगैरह वगैरह। लेकिन जब वो मृत्यु आती है, मरने वाले होते, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या झूठ बोलना, चलो सच बोल ही देते हैं, और वो सच बोलते हैं। और ये बात उसे पसंद नहीं आता, जो किंग है उन्हें किसे पसंद आएगी कि कोई आप क्रिटिस करे आपको, उसे पसंद नहीं आया। और उसके बाद उसने क्या किया है, उनकी मृत्यु के बाद उसने उनका जो लैंड था, जो हेनरी को मिलना चाहिए था, जो उसका इनहेरिटेड था, उसे सीज कर लिया और उसका पैसा लगा दिया वॉर में। और यही हुआ, रीज़न था उसके ये डाउनफॉल का कारण बना, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे लोगों से एडवाइस करती थी, उसके बावजूद वो सुनता नहीं था और अपनी ही करनी थी, किया, और ये सब हुआ। तो चलिए हम जान लेते थोड़ा समरी को। तो रिचर्ड II का शुरुआत कैसे होता है। सबसे पहले हेनरी बोलिंगब्रुक और थॉमस माउबेरी दोनों किंग के पास आते हैं, एक दूसरे पर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगाते हुए। यहाँ हेनरी ये भी कहते हैं कि माउबेरी जो है उसने किंग के अंकल द ड्यूक ऑफ ग्लुकेस्टर को मर्डर करने में शामिल था, हत्या में शामिल था। लेकिन आयरनी क्या है यहाँ पे, सभी को पता है कि जो ये ड्यूक ऑफ ग्लुचेस्टर का मर्डर हुआ है उसमें रिचर्ड हिमसेल्फ वॉज इन्वॉल्व, लेकिन कोई भी कुछ बोलता नहीं है। कौन भी रिचर्ड को कुछ बोलने में और
आगे नहीं बढ़ता, उसे स्टॉप नहीं करता। तो आगे क्या होता है कि दोनों उसके फादर, हेनरी के फादर और रिचार्ड, दोनों हेनरी और मावेरी को शांत नहीं करवा पाते। उसके बाद हेनरी और मावेरी दोनों एग्री करते हैं कि ये जो मैटर है, ये ट्रायल को इस सेटल करते हैं बाय कॉम्बैट। कॉम्बैट क्या होता है दोस्तों? जब दो ऑनरेबल मैन फाइट विद देयर स्वॉर्ड टिल देयर डेथ फॉर देयर ऑनर। तो वो दोनों तैयार होते हैं कि बस जो जीतेगा वो वही सच्चा होगा, वो उसका अपने ऑनर को बचा पाएगा। ये सोचकर दोनों लड़ाई शुरू करते हैं और किंग कहते हैं ठीक है, तुम ये चाहते हो तो ये करो। उसके बाद क्या होता है, जब दोनों तैयार होते हैं ये बैटल करने के लिए, ये कॉम्बैट करने के लिए, तभी रिचर्ड आते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये नहीं करना तुम्हें, बंद करो। और जो माओवेरी है उसे वो लाइफ टाइम के लिए बाहर निकाल देते, देश निकाला कर देते हैं। और वो हेनरी को पहले 10 साल, फिर सिर्फ 6 साल के लिए वो बाहर निकाल देते हैं देश से। उसके बाद क्या करते हैं, उन दोनों को अपना फैसला सुनाने के बाद रिचर्ड डिसाइड करते हैं कि वो आयरलैंड जाएंगे। ही बिलीव इट्स इम्पोर्टेंट दैट ही लीड द वॉर देयर इन पर्सन। उसके बाद वॉर के लिए जो फंडिंग चाहिए थी, जो पैसे चाहिए थे, उन्होंने क्या किया कि जो मोनार्की और नोबल्स ने लैंड ओन करते थे उन्हें उन्होंने लीज कर दिया और उस पैसे को उसने लगा दिया वॉर में। जो हेनरी के फादर है वो मरने वाले होते हैं, किंग उनसे मिलने आते हैं और वो देखते हैं यहाँ पे मौका है सच बोलने का, तो वो किंग से ट्रुथ बोलते हैं, जो सच है वो बोलते हैं। वो कहते हैं कि यू आर ए फेलियर एज अ किंग एंड बीइंग टेकन ऑफ स्टेज ही डाई। फिर उन्हें ऑफ स्टेज ले जाया जाता है और वो वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, वो डिसाइड करता है कि मैं जो हेनरी का इनहेरिटेंस है वो उसे नहीं दूंगा, मैं उसे सीज कर लूँगा और उसके पैसे को मैं लगा दूंगा वॉर में। यहाँ पे बहुत लोग उसे एडवाइस भी करते हैं कि ऐसा मत करो, नोवेल्स तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं सुनता। वो वही करता है जो उसे मन में होती है, जो उसे करना होता है। उसके बाद क्या होता है कि वो आयरलैंड चला जाता है वॉर में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर इंग्लैंड में चोरी से हेनरी वापस आते हैं सेना के साथ अपने इनहेरिटेंस लेने के लिए। लेकिन सून एवरीवन रियलाइज ही जस्ट नॉट आफ्टर हिज इनहेरिटेंस बट ऑल्सो द थ्रोन। उसके बाद क्या है, द ड्यूक ऑफ यॉर्क confront him and despite sympathize with Henry, he tried to uphold रिचर्ड्स रूलिंग। तो क्या होता है, यहाँ पे ड्यूक ऑफ यॉर्क है वो आते हैं, वो हेनरी से सिंपैथाइज करते हैं क्योंकि हेनरी का जो पिता की मृत्यु हो गई है और उनको जो लैंड मिलने वाला था, उनका इनहेरिटेंस मिलने वाला था, वो किंग ने सीज कर लिया है। लेकिन फिर भी वो रिचार्ड को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ही इज अ किंग, ही इज चोजन बाय डिवाइन और वी कैन नॉट डू दैट। लेकिन क्या होता है, वो पावरलेस होते हैं हेनरी के लार्ज आर्मी के तरफ से। तो वो क्या होता है कि वो पीछे हट जाते हैं। और हेनरी जैसे आते हैं तो बहुत सारे नोबल्स हैं, वो उन्हें सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे रिचार्ड अपने मनमानी कर रहा है, कैसे युद्ध में पैसे वेस्ट कर रहा है और कैसे उनकी लैंड को वो अब वॉर की फंडिंग के लिए यूज़ कर रहा है। उसके बाद सभी आते हैं और सपोर्ट भी करते हैं कि रिचर्ड को पता चलता है कि अरे रे, हेनरी तो हम पे अब कब्जा करने के लिए आ रहा है। लेकिन फिर भी वो यही बिलीव करता है कि नहीं नहीं, मैं तो डिवाइन चोजन हूँ, मुझे कोई हटा नहीं सकता, मेरा थ्रोन तो सेफ है। लेकिन किंग ही सुन रियलाइज कि उसका थ्रोन अब खतरे में है। तो क्या होता है, आता है और हेनरी को फॉलोअर्स को वो सामना करता है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि तुम फोर्सफुल किंग बनोगे तो जनता है वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगी। अगर रिचर्ड अगर रिचर्ड अपना थ्रोन तुम्हें मर्जी से दे दे तो ये पीपल तुम्हें शांति से एक्सेप्ट कर लेंगे। और यही होता है, वो कहते हैं कि तुम्हें अपना थ्रोन में देना होगा, हेनरी कहता है। और रिचर्ड अपना थ्रोन दे देते हैं, क्राउन दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर द बिशप ऑफ कार्लाइस calls him traitor and prophesies a civil war। तो यहाँ जो बिशप हैं, बिशप ऑफ कार्लाइस, वो उसे हेनरी को गद्दार कहते हैं और यहीं से वॉर ऑफ रोसेस शुरू होता है। हेनरी उन्हें अरेस्ट कर लेता है। हेनरी बिकम द किंग, हेनरी द फोर्थ। रिचर्ड को टावर में ले जाया जाता है जहाँ पर हेनरी उसे अपने ही
सर्वेंट को हिंट देते हैं कि अब रिचर्ड जीत नहीं सकता जब तक वो जिंदा है। क्या होगा, लोग उसे ही किंग सपोर्ट समझेंगे और शायद एक दिन पूरा ये नोबल्स हैं, कॉमनर्स हैं, वो खड़े होंगे और कहेंगे हमें हमारा किंग चाहिए। और इसलिए वो सोचता है कि ये एक थ्रेट होगा मेरे थ्रोन पर और डिसाइड करता है कि उसे मरवा दूं और उसकी इस तरह से रिचार्ज की वो असैसिन करवा देता है। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि रिचार्ड के कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है जब उसे थ्रोन से निकाल दिया जाता है और टावर में कैद कर दिया जाता है। वहाँ पे उसे टाइम मिलता है सोचने के लिए, अपने एक्शन को रिफ्लेक्ट करने के लिए, और फिर उसे एहसास होता है कि उसने अपनी लाइफ को कितनी ही मीनिंगलेस तरह से जिए है, कि उसके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी थी, पावर था, लेकिन वो सिर्फ कुछ नहीं है, अब एक सिर्फ इंसान है। और जब उस असैसिन उसे मारने आते हैं, वहाँ पे वो लड़ता भी है और कुछ सिपाहियों को मार भी देता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हेनरी को क्या करते हैं, जो बिशप थे जिसे उसने कैद करवाया था, उसे छोड़ देता है। ये कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है, तुमने अपने ओनर देखा है कि तुम अपने थॉट के लिए, अपने आइडियल्स के लिए खड़े हुए, इसलिए मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम्हें माफ़ी दे देता हूँ। उसके बाद क्या होता है, उसे गिल्ट तो रह जाता है कि मैंने अपने ही भाई को थ्रोन के लिए मार दिया। इसलिए इन द एंड वो क्या कहता है, वो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ जहाँ पे लैंड पे जा रहा हूँ, होली लैंड पे, जहाँ मैं अपने खून से भरे हाथों को धो सकूँ, मैं पाप मुक्त हो सकूँ। और दोस्तों यहीं पर किंग द रिचर्ड द सेकंड की स्टोरी एंड होती है। और ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।